सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज वन शॉट लेक्चर लेकर आ गई हूं मैं फिर से ऑफ चैप्टर नंबर 18 दैट इज कोड ऑन वेजेस। इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं एज पर अपडेटेड न्यू लेबर लॉज। एंड यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं प्यारे प्यारे से PPT नोट्स एज वेल एज हैंड रिटन नोट्स जो टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स लगते हैं। सो आप पूरा लेबर लॉ जिसकी टेंशन आप दिमाग में बैठा के रखे हो उसकी टेंशन को छोड़ दो, बिकॉज मैं यहाँ पर आपका पूरा लेबर लॉ वाले पार्ट को इजी पीजी करना आई हूँ। अच्छे से मेरे साथ बैठना है, पढ़ना है, चीज़ों को समझना है और रिवाइज करते जाना है। टॉकिंग अबाउट द नोट्स की दीदी नोट्स कहाँ मिलेंगे, हमें नोट्स का एक्सेस कैसे मिलेगा। सो नोट्स आपको PW ऐप पर मिल जाएंगे। आपको एनरोल होना है बैच में। नोट्स लेने के लिए आपको ये बैच दिखेगा CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 25 जून 26 बैच। इस बैच में जाना है, एनरोल कराना है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट SBIL में जाना है। वहाँ पर चैप्टर वाइज आपको चैप्टर के लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स सब कुछ एक्सेस हो जाएगा। सो पैनिक मत होना। आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं अबाउट द पेमेंट ऑफ वेजेस। आखिरकार वेजेस क्या होता है, कभी वेजेस का पेमेंट करना है, वेजेस में से क्या कोई डिडक्शन हम कर सकते हैं, तो डिडक्शन कैसे होगा, फाइन्स कैसे लगेंगे। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बोनस, उसके प्रोविजन, कंपाउंडिंग होगी क्या गलती हो गई तो, ये सारी की सारी चीजें वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज गोल। एंड पूरा चैप्टर हम कर देंगे यहाँ पर खत्म। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारे चैप्टर से फाइनली कि आखिरकार वेजेस मतलब होता क्या है। तो चलो देखते हैं। जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लेबर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए वेजेस का प्रोविजन बनाया कि वो जो काम कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें वेजेस तो मिल रहा है ना। अच्छा, एम्प्लॉयर क्या करते थे, लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, मतलब वेजेस तो देते थे बट बहुत कम वेजेस देते थे। फिर इसीलिए आया मिनिमम वेजेस एक्ट की मिनिमम इतना तो देना ही देना है। ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वुमेन्स एंड मेन्स पे। तो आया इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट कि अगर कोई सेम वर्क कर रहा है, सिमिलर नेचर का काम कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आपको सेम पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों एक्ट मर्ज हो गए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। बोनस कभी मिलेगा जब तुम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कस्टमरी बोनस एडिशन मिलता है तुम्हारे वेजेस पे, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो आई होप आप सभी दिल और दिमाग यही लगा कर बैठेंगे। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेजेस। सबसे पहले कि वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस में क्या इंक्लूड होगा। सो वेजेस विल इंक्लूड द बेसिक वेजेस जो भी एम्प्लॉयर दे रहा है, डियरनेस अलाउंस बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन वो इंक्लूड होगा, एंड रिटेनिंग अलाउंस तो जो भी पैसा दे रहा है उसमें वेजेस में आप क्या मानोगे, हमारा बेसिक DA एंड आपका रिटेनिंग अलाउंस। तो वेजेस में क्या नहीं आएगा, एक्सक्लूड क्या होगा, अगर कोई बोनस दिया है तो बोनस वेजेस के अंदर नहीं आएगा। हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड करा है, रहने की जगह प्रोवाइड करी, वो भी नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन हो रहा है प्रोविडेंट फंड में, वो भी नहीं आएगा। देन हमारा पेंशन फंड में हो रहा है, नहीं आएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का खर्चा दे रहा है, पैसा दे रहा है, नहीं आएगा। हाउस का रेंट दे रहा है, ओवर टाइम पे ओवर टाइम पैसा मिल रहा है, कमीशन या ग्रेचुटी मिल रहा है, दैट विल नॉट कम अंडर वेजेस। आप बोनस देके ये नहीं बोल सकते हो चलो वेजेस हो गया ना जाओ यहाँ से, या फिर आप घर देकर ये नहीं बोल सकते हो कि हमने तो तुम्हें रहने की जगह दे दी, वेजेस हो गया जाओ यहाँ से। यू कैन नॉट से दैट। सो दीज विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वेजेस। लेकिन यहाँ पर बोला गया है अगर ये चीजें जो भी हैं वो कितनी है, 50% ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन से ज़्यादा है। आपका टोटल रेम्यूनरेशन से अगर वो एक्सीड कर रही है 50% से ज़्यादा, तो अब जो भी एक्सेस ऑफ 50% है उसको हम इंक्लूड करेंगे। मान लो रेम्यूनरेशन लेट्स अज्यूम 1000 है, जिसमें से ये सारी चीज़ें कितनी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है 700 रुपीज़ जितनी। तो एक्सेस ऑफ 50% है, 50% का एक्सेस कितना 500 हो गया, 1000 का 50% एक्सेस हुआ 200। सो दैट 200 नाउ विल बी इंक्लूड इन द वेजेस। हालांकि एक और बात बोली गई है कि ये सारे को हम वुमेन के रेम्यूनरेशन में भी इंक्लूड करेंगे, वुमेन को भी मिलेगा, सो दैट हमारी यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी रहे। ठीक है, अभी रेम्यूनरेशन क्या एम्प्लॉयर काइंड में दे सकता है,
मतलब तुम्हें कैश करेंसी बैंक में क्रेडिट नहीं हो रहा, काइंड में किसी और फॉर्म में मिल रहा है, हो सकता है सामान दे दिया बदले में। मेरे यहाँ पर लेबर्स काम कर रहे हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते, तो मैंने क्या किया, उन्हें एक फर्नीचर दे दिया, दैट इज रेम्यूनरेशन इन काइंड। यस अलाउड है, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15% ऑफ टोटल वेजेस हो सकता है, उससे ज़्यादा आप काइंड में रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम 15%। अच्छा, अभी हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, एम्प्लॉय क्या होता है और वर्कर क्या होता है। सो एम्प्लॉय विल बी दैट पर्सन जो कैसा काम कर रहा है, जो स्किल्ड काम कर रहा है या फिर सेमी स्किल्ड कर रहा है या अनस्किल्ड कर रहा है, मैनुअल कर रहा है, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी कर रहा है, मैनेजरियल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा है, टेक्निकल कर रहा है, क्लैरिकल कर रहा है, कैसा भी काम कर रहा है इनमें से, ही विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय। तो किसे एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, अगर कोई हमारा अप्रेंटिस है वो एम्प्लॉय नहीं होगा, या फिर कोई भी मेंबर है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, उसे भी एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे। अच्छा, कैसा काम कर रहा है एक बार बोलो, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड हो गया हमारा, फिर मैनुअल कर रहा है, ऑपरेशनल कर रहा है, टेक्निकल कर रहा है, क्लैरिकल कर रहा है, मैनेजरियल कर रहा है, या फिर सुपरवाइजरी कर रहा है। कौन नहीं आएगा, अप्रेंटिस नहीं आएगा, एंड आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन का कोई भी मेंबर नहीं आएगा। अच्छा, ये डेफिनेशन हर जगह सेम देखने को मिलेगी, बाकी कोर्ट्स में भी। वर्कर कौन होता है, जो मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल या क्लैरिकल काम कर रहा है। याद करने की ना मैं तुम्हें एक मेमोरी टेक्निक बता देती हूँ, रुको जरा। SUMO सुमो, सिटी, सुमो का है सिटी में, तो कैसे याद हो जाएगा, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, क्लैरिकल एंड हमारा टेक्निकल, सुमो का है सिटी में, तो वर्कर जैसे ही आएगा याद रखना, सुमो सिटी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, क्लैरिकल एंड टेक्निकल। और कौन आएगा वर्कर में, सेल्स जर्नलिस्ट पढ़ा था हमने चैप्टर 16 में, वो आ जाएगा हमारा सेल्स प्रमोशनल, वर्किंग जर्नलिस्ट, जो न्यूज़ वगैरह के लिए प्रोवाइड करते, सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉय है, वो भी वर्कर की डेफिनेशन में आएगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के चलते किसी पर्सन को जॉब से निकाल दिया, क्या वो अभी वर्कर कंसिडर करवाएगा, यस, अपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के चलते उसे जॉब से निकाल दिया, स्टिल ही विल बी कंसिडर्ड एज वर्कर। ये हमारी ना इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन होगी। लेकिन वर्कर की डेफिनेशन में अब कौन नहीं आएगा, अगर कोई मिलिट्री वाला पर्सन है वो नहीं आएगा, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी का पर्सन वर्कर नहीं कहलाएगा, पुलिस एंड प्रिजन एम्प्लॉयर। अच्छा, पुलिस एंड प्रिजन एम्प्लॉयर कौन है, जो प्रिजन में जो पुलिस वाले होते हैं ना, जो ध्यान रखते हैं प्रिजनर्स का, वो दे विल नॉट कम अंडर वर्कर्स। मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी कर रहे हो आप, तो अगर आप मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी कर रहे हो, आप वर्कर नहीं हो। लास्टली, आप हाई अर्न कर रहे हो, आप कितना एक्सीड कर रहे हो, आपकी वेजेस 15,000 पर मंथ से ज़्यादा है, यानी कि आपकी वेजेस ज़्यादा, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्कर, आप सुपरवाइजर कहलाओगे। अब जाएंगे हम लोग सेक्शंस की तरफ। सेक्शन 3 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर। जेंडर के बेसिस पे यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को ही इक्वल रेम्यूनरेशन मिलेगा, अगर वो सेम वर्क कर रहे हैं या फिर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट, टू इक्वल पे मिलेगा इक्वल वर्क के लिए। दूसरा पॉइंट बोला हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रिक्रूटमेंट में, यानी कि अपॉइंट करते टाइम हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, जो कंडीशंस होगी सर्विस की उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रमोशन देने में और उन लोगों की ट्रेनिंग करवाने में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, हालांकि लॉ में लिख रखा है कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर वुमेन्स को एम्प्लॉय नहीं करना है, दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, एक क्लासिफिकेशन है फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन्स, बोला गया है कि इन जगह आपको एम्प्लॉय नहीं होना, लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है। अच्छा, अभी अगर डिस्प्यूट हो गया कि ये जो काम है सेम वर्क है या नहीं है, या ये सिमिलर नेचर का काम है या नहीं है, तो डिस्प्यूट कौन यहाँ पर सॉल्व करने वाला है, डिस्प्यूट विल बी सॉल्व बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन होगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मिनिमम वेजेस देना है, एंड मिनिमम वेजेस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज विद द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस तो देना है, मिनिमम वेजेस कितना विल बी डिसाइडेड बाय एजी, जहां पर भी एजी सुनो समझ लेना, ये हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है।
सो मिनिमम वेजेस विल बी फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उतना पैसा देना ही देना है। सेक्शन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। कौन मिनिमम वेजेस फिक्स करता है? नन अदर देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो मिनिमम वेजेस फिक्स करने वाला है। दो तरह से मिनिमम वेजेस फिक्स होता है, एक होता है टाइम के बेसिस पे, एक होता है पीस के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे कैसा? डेली काम कर रहे हो तो डेली होगा, आवर्ली कर रहे हो, वीकली कर रहे हो या मंथली कर रहे हो। सो हमारा आवर्ली, डेली, वीकली बेसिस पे हो जाता है। जैसे 1 आवर का 100 रुपीज देंगे, 5 आवर काम किया तो 500 रुपीज, एक दिन का 500 रुपीज मिलेगा, तो वैसे 3 दिन का आपको 1500 मिलेगा। एंड वीकली काम कर रहे हो तो उस अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। अब आता है पीस वर्क। पीस वर्क क्या बोलता है? जितने पीस बनाए उसके बेसिस पे पैसा मिलेगा। अभी पीस वर्क में लेकिन फिर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम मिनिमम फिक्स कर देंगे, जैसे कि मिनिमम आपको मंथ का 5000 रुपीज तो मिलेगा ही। फिर अगर आपने 100 पीस के ऊपर बनाए हैं तो हर पीस पे आपको 100 रुपीज मिलेगा। तो क्या मिनिमम 5000 तो मिल ही रहा है, एंड हर पीस के ऊपर अगर 100 से ज्यादा है तो 100 रुपीज मिल रहे हैं। तो पीस वर्क बोलता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम टाइम वर्क वेजेस फिक्स करेगा इन केस आपके एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क बेसिस। ठीक है। मैनर ऑफ फिक्सेशन क्या होगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्राइटेरिया क्या रहेगा वेजेस फिक्स करने का? सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल चेक कि हमारा वर्कर और एम्प्लॉय कैसा है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, किस तरह का काम कर रहा है, उस काम को करने में मेहनत कितनी जा रही है, तो आर्डसनेस ऑफ वर्क कितना है, कौन से टेम्परेचर में काम कर रहा है, क्या वो हजार्डस ऑक्यूपेशन है क्या, एंड लास्टली एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और कोई भी फैक्टर हो सकता है। अगेन इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस। बोला गया है मिनिमम इतना पैसा देना है, इट विल बी फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लेकिन उसमें क्या आएगा? सी कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेजेस में पहला आएगा बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जिसको शॉर्ट में हम कोला बोलेंगे। ठीक है। अभी बेसिक रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्या है? बेसिक वेजेस तो देना ही है, लेकिन वी ऑल नो कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एंड उसके अलावा भी बेसिक वेजेस के अलावा भी हम कुछ एडिशनली देते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन के बेसिस पे, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ये क्या होगा? एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। दूसरा है बेसिक रेट प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। अभी कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन क्या होता है? एम्प्लॉयर ने क्या किया, कुछ चीज अपने एम्प्लॉयज को कम वैल्यू पे दी है। मान लो ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपीज, बट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वो 60 रुपीज में दे रहा है। क्या मैं कह सकती हूँ 40 रुपीज का बेनिफिट हुआ? तो अब ये जो 40 रुपीज है दैट इज कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, जब एम्प्लॉयर को चीपर वैल्यू में देता है देन इट्स एक्चुअल कॉस्ट। ऑल इंक्लूसिव रेट में क्या आ जाएगा? बेसिक रेट प्लस कोला कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस प्लस सीवीसी कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। ये क्या है? हमारे मिनिमम वेजेस के कंपोनेंट्स है। अभी आता है क्या प्रोसीजर है फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस। किस तरह से आप मिनिमम वेजेस को फिक्स करते हो या रिवाइज करते हो? सो देयर आर 2 मेथड्स जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बताया है। पहला है कमिटी मेथड, दूसरा है नोटिफिकेशन मेथड। अभी कमिटी मेथड के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कमिटीज बनाता है, वो कमिटी इंक्वायरी करती है और अपना रिकमेंडेशन दे देती है कि कितनी वेजेस होनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन मेथड के अंदर क्या होता है, चलो समझते हैं। सबसे पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पर एक एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म करेगा। अभी क्या होगा, जैसे ही इसने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म करी, अब ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगा। पब्लिश क्या करेगा? लोगों से ओपिनियन लेगा कि कितनी मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट, रिकमेंडेशंस लेगा लोगों से कि कितनी मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन 2 मंथ्स के अंदर अंदर आएगा। जो भी रिकमेंडेशन आया है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसिडर करेगा और फिर फाइनल ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देगा कि ये हमारी मिनिमम वेजेस है। क्वेश्चन आता है वो मिनिमम वेजेस कब से इफेक्टिव होगी? सो इट विल बी इफेक्टिव अगर जो डेट मेंशन्ड है उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगी। अगर डेट ही नहीं लिखी हुई है ओजी में तो जब से मेंशन किया है वहां से 3 महीने के बाद आपका मिनिमम वेजेस विल बिकम इफेक्टिव। अभी कमिटी मेथड में वी हैव सीन कमिटीज बनती है, तो जो कमिटी बनती है उसे हम बोल देंगे ट्राई पार्टी कमिटी। अभी कमिटी में कौन होगा? एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे इक्वल नंबर में और एम्प्लॉय के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे इक्वल नंबर में। टोटल जितने भी पर्सन है उसमें से 1/3 कौन होना चाहिए? 1/3 इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। सो टोटल जितने भी पर्सन है उनमें से 1/3 शैल बी इंडिपेंडेंट पर्सन इन द
कमेटी। अच्छा, ये जो मिनिमम वेजेस है कभी फिक्स होगा? मान लो आज फिक्स हुआ तो आज के 20 साल बाद भी यही मिनिमम वेजेस रहेगा क्या? नहीं, मिनिमम वेजेस शुड बी फिक्स्ड एंड रिवाइज्ड वंस इन एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में आपके मिनिमम वेजेस को रिवाइज करेगा एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज विद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज और हम पढ़ने वाले, क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्या बोलता है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में मेटल लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू फिक्स द फ्लोर वेज। ये क्या होता है? हमने मिनिमम वेजेस पढ़ा, मिनिमम वेजेस शुड बी फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये फ्लोर वेज क्या होता है ये समझेंगे हम। अभी देखना, मिनिमम वेजेस शैल बी फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फ्लोर वेज जो है ये फिक्स करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो चाहे तो फ्लोर वेज बता सकता है। अभी फ्लोर वेज मतलब ये बेस लाइन है, इतना वेज तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया 10,000, तो अभी मिनिमम वेज मिनिमम 10,000 तो होना चाहिए। इट कैन बी मोर देन दैट, बट कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अभी सुनना, एक और चीज आया हमारे दिमाग में कि लोग बड़े ना शातिर से होते हैं। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये हमारा पहला केस है। दूसरा केस है कि पहले मिनिमम वेज जो है, लेट्स अज्यूम मिनिमम वेज है 10,000 रुपीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज बताई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टरवर्ड्स फ्लोर वेज बताइए कि इतना तो होना चाहिए। आफ्टर मिनिमम वेज उसने क्या बताया? फ्लोर वेज बताया है कितना? 7,000 रुपीज। तो जब भी आपका फ्लोर वेज इज लेस देन मिनिमम वेज, तो क्या ये मिनिमम वेज हम कम कर सकते हैं क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि कम से कम 7,000 होना चाहिए, तुम तो ऑलरेडी 10,000 रुपए दे रहे हो एज मिनिमम वेजेस, तो क्या ये मिनिमम वेजेस हम कर सकते हैं कि अरे सेंट्रल गवर्नमेंट आपने बोला ना कि 7,000, तो हम 10,000 को रिड्यूस करके 7,000 कर सकते हैं क्या? नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आपका फ्लोर वेज इज लेस देन द मिनिमम वेज, दैट डज नॉट मीन कि आप आपका मिनिमम वेज को कम कर दो। लेकिन अगर कभी मिनिमम वेज ज्यादा है और फ्लोर वेज कम है तो चलेगा। देखो जरा, अब पढ़ो इसको। फ्लोर वेज क्या है? बेसलाइन वेज स्टैंडर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है कि वो फ्लोर वेज फिक्स कर सकती है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हर एक स्टेट का अलग अलग फ्लोर वेज हो सकता है। मिनिमम वेज इज फिक्स्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करती है वो कभी भी हमारे फ्लोर वेज से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मिनिमम वेज ज्यादा है फ्लोर वेजेस से तो क्या एम्प्लॉयर रिड्यूस कर सकता है मिनिमम वेजेस को? नहीं कर सकता। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फ्लोर वेज फिक्स करने से पहले एडवाइजरी बोर्ड से एडवाइस ले सकती है, एंड दिस इज द पावर। ठीक है, अभी आया है अगर कोई एम्प्लॉय है जो लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे काम कर रहा है। मान लो एक एम्प्लॉय का नॉर्मल वर्किंग डे है 8 आवर्स। अभी कितने घंटों को हम बोलेंगे दीदी के नॉर्मल वर्किंग डे है? दैट विल बी डिसाइडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे तो उसे पैसा कितने टाइम का मिलेगा? यहाँ पर बोला है उसे पैसा पूरे के पूरे दिन का मिलेगा। वी विल कंसिडर एज इफ उसने पूरा दिन काम किया। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर जो उसने काम नहीं किया, हिज फेलियर टू कॉज वर्क इज ड्यू टू द अनविलिंगनेस ऑफ वर्क। हम बोल रहे हैं काम है काम करो, लेकिन बोलता है आज आलस आ रहा है, आज मन नहीं है काम करने का, आज मेरी इच्छा नहीं हो रही, थोड़ा मैं इंस्टा पे रील्स देख लेता हूँ। अगर उसने काम नहीं किया उसकी वजह से, उसकी अनविलिंगनेस ऑफ वर्क की वजह से, एंड एम्प्लॉयर की गलती नहीं थी, उस केस में क्या होगा? अब उसको पूरे दिन का पैसा नहीं मिलेगा। एंड अदर केसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो फुल वेजेस कब मिलेंगे? अगर उसकी खुद की गलती नहीं है, राइट। अच्छा, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क। अलग अलग क्लास ऑफ वर्क के लिए अलग अलग एम्प्लॉय हैं, तो अकॉर्डिंगली आप किस तरह का काम कर रहे हो आपको मिनिमम वेज रेट मिल जाएगी। हर क्लास के लिए अलग अलग वेजेस फिक्स होगी। अच्छा, अगर हमने किसी पर्सन को एम्प्लॉय किया है पीस वर्क के बेसिस पे, तो मैंने तुम्हें बताया सबसे पहले उसे मिनिमम टाइम रेट के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा।
एंड उसके बाद पीस के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। ओवर टाइम काम कर रहा है, कोई भी पर्सन इज वर्किंग विच इज एक्सीडिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, कहने से वो ओवर टाइम काम कर रहा है। जब आप ओवर टाइम काम करोगे तो ओवर टाइम पैसा मिलेगा। कितना होगा ओवर टाइम पैसा? ट्वाइस द नॉर्मल वेजेस। अगर नॉर्मल वेजेस कितना है 1 आवर का 100 रुपीज़ है, तो ओवर टाइम 1 घंटा काम किया उसने, अब उसे 200 रुपीज़ मिलेगा। ये सेम चीज़ ना हमने पहले भी पढ़ी हुई है। अभी फिक्सिंग द आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे, जैसा कि हमने देखा इट इज द पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर है, वो फिक्स करेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ आवर्स को हम बोलेंगे कि एक वर्किंग डे हुआ एंड इंक्लूडिंग इंटरवल, इसके अंदर इंक्लूड होगा इंटरवल। जैसे कि तुम कभी कंपनी में जाओगे, जॉब करोगे एज अ CS, तुम्हें बोला जाएगा 8 आवर्स तो काम करना है इंक्लूडिंग इंटरवल। तुम क्या करोगे, वहाँ पे अपना लंच ब्रेक लोगे 1 आवर का, क्या वो 8 आवर्स में इंक्लूड होगा? यस, इंक्लूड होगा। दूसरा है हमारा, इधर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि एक दिन तो रेस्ट का मिलना चाहिए यहाँ पर विद रेम्यूनरेशन। सो 7 डेज में से एक दिन रेस्ट का मिलना चाहिए विच इज जनरली संडे। एंड लास्टली यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगा अगर ओवर टाइम काम किया है तो ओवर टाइम रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा। मान लो संडे के दिन भी कोई वर्कर काम कर रहा है, कि नहीं से वो ओवर टाइम काम कर रहा है, अभी क्योंकि वो रेस्ट वाले दिन काम कर रहा है तो ओवर टाइम रेट के हिसाब से ही विल गेट द वेजेस। नेक्स्ट है हमारा, लेकिन इन केसेस में हम नहीं बोल सकते दीज आर द एक्सेप्शन। इन केसेस में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आपका नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्क हो गया ना, आप चले जाओ। मान लो कोई इमरजेंसी वाला केस है, क्या इमरजेंसी वाले केस में डॉक्टर बोल सकता है कि नहीं अपने को तो 8 घंटे ही काम करना था, मेरे 8 आवर्स हो गए अभी तुम चले जाओ, चाहे हार्ट अटैक आ रहा है, चाहे किसी पर्सन कितनी भी इमरजेंसी में, आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो एक्सेप्शन बोला गया है कि इन लोगों के लिए वी आर नॉट गोइंग टू फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। अगर कोई एम्प्लॉय जो कि इमरजेंसी में है, ऐसी इमरजेंसी जिसे आप पहले से देख नहीं कर सकते हो, जैसे कि मान लो फायर ब्रिगेड वाले, क्या वो बोल सकते आग लग गई पर हम नहीं आ रहे? नहीं बोल सकते। चाहे डॉक्टर हो गया, यहाँ पर एम्प्लॉयज जो प्रिपरेटरी वर्क कर रहे हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल समझो मैं, ठीक है, मान लो मेरा एज एन एम्प्लॉय जो वर्किंग आवर्स है दैट इज 8 आवर्स, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि 8 आवर्स मेरे को काम करना है ना, उसमें से 4 घंटे तो क्या है मेरे को 4 घंटे तो मुझे ना नोट्स बनाने में लगेंगे, नोट्स एडिट करने में लगेंगे। आप लोग देखते हो कि आपको लिए कितनी मेहनत करी जाती है एडिशनली, तो क्या मैं बोल सकती हूँ 4 घंटे इंक्लूड कर लो आप नोट्स बनाने वाले मेरा टाइम, और अब मैं 4 घंटे ही पढ़ाऊंगी? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो जो भी आपका प्रिपरेटरी वर्क है, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्क है, मेन वर्क के अलावा, मेन वर्क टीचिंग, टीचिंग से पहले प्रिपरेटरी वर्क, कॉम्प्लीमेंट्री वर्क क्या है? नोट्स बनाना, नोट्स एडिट करना, पढ़ना, ये सब चीजें क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स में इंक्लूड नहीं होगा। सो इवन तो मैं जल्दी आ रही हूँ, 4 आवर्स मेरे नोट्स बनाने में लग रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 8 आवर्स कंप्लीट करने होंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री वर्क, प्रिपरेटरी वर्क को इंक्लूड नहीं करेंगे। एम्प्लॉय जो इंटरमिटेंट है, यानी कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं है, किसी काम से ही आते हैं, उनके लिए भी ये नंबर ऑफ आवर्स वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। और किसके लिए नहीं होगा? एम्प्लॉयज जिसको टेक्निकल रीजंस के लिए आपने बुलाया है। एंड लास्टली आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि डिपेंड करता है इररेगुलर एक्शंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस पे, मतलब किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल फोर्सेस पे। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ से आता है? सी से आता है। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल फोर्सेस कि उसका हाई टाइड हो रहा है, लो टाइड हो रहा है, अकॉर्डिंगली सॉल्ट आएगा। तो ये नेचुरल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। दीज आर द एक्सेप्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी परमिसिबल मोड ऑफ पेमेंट, कौन से मोड में पेमेंट करोगे आप हमारे एम्प्लॉय एंड वर्कर्स को? जो भी करंट कॉइन है, करेंसी नोट से, चेक के थ्रू कर सकते हो, वेजेस को बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हो। अच्छा, क्या मैं डॉलर्स में पेमेंट कर सकती हूँ, धर्म में पेमेंट कर सकती हूँ? नहीं, करंट कॉइन, करेंसी नोट, चेक, इलेक्ट्रॉनिक वे से ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट मैंडेटरी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन से बता सकता है कि इन एस्टैब्लिशमेंट के लिए आपको ना ऑनलाइन पे ही करना पड़ेगा।
कैश में वेजेस पे कर सकते हो क्या? नहीं, इट इज प्रोहिबिटेड, कैश में पे नहीं कर सकते हो। अब आता है एम्प्लॉयर क्या करेगा, द एम्प्लॉयर विल फिक्स द वेज पीरियड। वेज पीरियड बोलता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम करवा रहा है। हमें ये तो बोल दिया कि वेजेस देना है, हमने ये भी बोल दिया कि मिनिमम इतना वेजेस देना है, लेकिन ये नहीं बोला कि कब देना है। मान लो मिनिमम वेज डिसाइड हो गया महीने का 5,000 रुपये देना है, ठीक है, लेकिन कब देना है ये तो बोला ही नहीं। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय शाना है, होशियार है, एम्प्लॉयर बोलेगा दे दूंगा ना, 1 महीना हुआ, अरे दे दूंगा, 2 महीना हुआ, अरे दे दूंगा ना। ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए और एम्प्लॉय को कोई पैसा ही नहीं मिला। वो तो गलत होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। इसीलिए एक्ट में बोला है कि जो भी वेज पीरियड आप डिसाइड कर रहे हो, इट शिल नॉट एक्सीड 1 मंथ, मैक्सिमम 1 महीना हो सकता है। 1 महीने के बाद तो पैसा देना ही देना है। क्या वीकली पैसा दे सकते हो? हाँ, फॉर्टनाइटली दे सकते हो, पर मैक्सिमम 1 मंथ, ठीक है। फिर आता है टाइम फ्रेम्स ऑफ पेमेंट, कैसे पैसा देना है। अगर कोई पर्सन को आपने एम्प्लॉय किया डेली बेसिस पे, तो हर दिन पैसा देना है, दिन खत्म हुआ और उससे पैसा दे दो। एट द एंड ऑफ द शिफ्ट वीकली बेसिस पे अपॉइंट किया है, तो जो वीकली हॉलीडे आ रहा है उससे पहले पैसा दे दो, लास्ट वर्किंग डे जो है वीक का तब पैसा दे दो। फॉर्टनाइटली बेसिस पर अपॉइंट किया, यानी कि 15 दिन काम करता है वो, 15 डेज, तो यहाँ पर बोला गया है ये जो आपका फॉर्टनाइट खत्म हो रहा है उससे एटलीस्ट 2 दिन पहले पैसा दे दो आप यहाँ पर। लास्टली मंथली बेसिस पर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रैल में अपॉइंट किया, मंथली बेसिस पर हर महीने का, तो इसका पैसा कब तक देना है, नेक्स्ट मंथ की 7th तक। सो कहने से बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7 मई, सक्सीडिंग मंथ की 7th तक पैसा दे देना है। यानी हमारी क्या है, टाइमलाइन से सारी। अच्छा, अगर किसी एम्प्लॉय को ना रिमूव कर दिया, जॉब से निकाल दिया, डिस्चार्ज कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, या फिर वो खुद रिजाइन करके चला गया है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बंद हो गया, तो उससे उसका वेजेस कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें हुई है। उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर पैसा दे देना। डिस्चार्ज किया, वहाँ से 2 वर्किंग डेज के अंदर, वो रिजाइन करके गया, वहाँ से 2 वर्किंग डेज के अंदर, कुल मिला के 2 दिन के अंदर अंदर उससे पैसा देना है। अच्छा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो चाहे तो कोई और टाइम लिमिट भी एक्सटेंड कर सकता है। अभी वी आर गोइंग टू सी डिडक्शंस विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस सेक्शन 18, कि कौन कौन से ऐसे डिडक्शन हैं जो एम्प्लॉयर ना वेजेस में से कर सकते हैं। मान लो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर यहाँ पर कुछ पैसा दे रहा है, लेट्स अज्यूम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपीज़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम क्या करना, मैं दिखाने के लिए तो 20,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारी पगार 10,000 रुपीज़ ही है, तो एक बार मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा, तुम फिर वापस से मुझे 10,000 रुपीज़ दे देना। तो उस केस में से क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी डिडक्शन, डीम्ड डिडक्शन माना जाएगा। अगर एम्प्लॉय कोई भी पेमेंट एम्प्लॉयर को करता है तो उसकी वेजेस में से डीम्ड डिडक्शन माना जाएगा। ऐसा ही माना जाएगी उसकी वेजेस 10,000, दैट इज 10,000 को डीम्ड हम डिडक्ट कर लेंगे। पर ये चीज डीम्ड डिडक्शन नहीं मानी जाएगी। मान लो कि आपकी एम्प्लॉय की वेजेस में से लॉस हो रहा है, क्यों कम हो रही है वेजेस, बिकॉज ना उसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उसका प्रमोशन नहीं हुआ, तो वो ऐसा बोल सकता है कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ इसलिए मेरी वेजेस कम है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकता। या फिर उसको सस्पेंड कर दिया, या फिर उसका डिमोशन हो गया, जिस पोस्ट पे था उससे एक पोस्ट वो लोअर पोस्ट पे आ गया। इन सभी केसेस में दैट विल नॉट बी डीम्ड एज डिडक्शन, उसे डिडक्शन नहीं माना जाएगा। नाउ कम्स कि एम्प्लॉयर क्या क्या डिडक्शन कर सकता है, व्हाट आर द परमिसिबल डिडक्शन जो एक वेजेस में से हो सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, अभी जेठालाल, ठीक है, जेठालाल की शॉप पे कौन कौन काम कर रहा है, कहने से नट्टू काका और बागा काम कर रहे हैं। मंथली बेसिस पर उन्हें पैसा मिलता है, उन्होंने ना छुट्टी ले ली, बाहरगांव चले गए वो, उन्होंने छुट्टी ले ली 2 दिन के लिए, तो क्या मैं बोल सकती हूँ उनकी वेजेस में से 2 दिन का पैसा कट जाएगा। अगर कोई पर्सन आया ही नहीं है तो वेजेस में से पैसा कटेगा ना। सो अगर वो एब्सेंट हो गया ड्यूटी से, पैसा कटेगा। अच्छा, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके ऊपर फाइन लग रहा है, तो यस फाइन भी वेजेस में से डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी एम्प्लॉयर का जो प्रॉपर्टी है ना, जेठालाल की दुकान पे
टीवी था, टीवी ना टूट गया, किससे टूट गया, नट्टू काका से टूट गया। तो अभी जेठालाल क्या बोलेगा कि तुम्हारी पगार में से मैं काटूंगा, ये जो टीवी था वो 5,000 रुपए का था, 5,000 में तो नहीं मिलता है पर समझ लो, ठीक है 5,000 रुपीज का था। नहीं से ये जो भी डैमेज आपने एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को पहुंचाया है वो माइनस हो जाएगा आपकी वेजेस में से। अच्छा, एम्प्लॉयर रहने के लिए घर दे रहा है, हाउस अकोमोडेशन दे रहा है, वो जितनी वैल्यू का होगा वो माइनस होगा, और सर्विसेज दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर सप्लाई की, वो भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, आपके एम्प्लॉयर ने आपको आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ वेजेस में से माइनस होगा? यस, एम्प्लॉयर ने लोन दिया है, लोन क्योंकि तुम्हें घर बनाना है ना, हम तुम्हें लोन दे रहे, तो जो लोन का अमाउंट है ना वो वेजेस में से माइनस करके रिकवर कर सकता है। अच्छा, आपको कहाँ सब्सक्रिप्शन मनी देना है, सोशल सिक्योरिटीज फंड में, वो भी वेजेस में से डिडक्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स देना है, वेजेस में से डिडक्ट होगा। एक फंड है पीएम नेशनल रिलीफ फंड, वो उधर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वेजेस में से डिडक्ट हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट कर रहे हो तो भी वेजेस में से डिडक्ट हो जाएगा। एंड दीज आर द परमिसिबल डिडक्शन जो हमारा एम्प्लॉयर कर सकते हैं। अभी स्पेसिफिकली हम रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पढ़ेंगे कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वेजेस में से माइनस कर सकता है। अभी क्या होगा, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग आते हैं, पैसे देके चले जाते हैं, देयर आर चांसेस कि लोग फेक करेंसी दे देते हैं, फेक नोट्स दे देते हैं, तो वो लॉस को रिकवर कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली रिकवरी ऑफ लॉस हो सकती है अगर उन्होंने काउंटरफीट नोट्स एक्सेप्ट किए हैं, अगर रेज नहीं कर पाए इनवॉइस या बिलिंग नहीं कर पाए, लास्टली इनकरेक्ट रिबेट और रिफंड मिला है एम्प्लॉइज को, तो ये सारे केसेस में से आपके वेजेस में से माइनस हो सकता है। एंड इस तरह से रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अपना लॉस रिकवर कर सकता है। अच्छा, मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो सकता है? हमने कहा डिडक्शन होगा, डिडक्शन होगा। मान लो किसी एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो कितना है, लेट्स अज्यूम उसका वेजेस इज 10,000 पर मंथ। अभी वी हैव सीन डिडक्शन हो सकता है 10,000 पर मंथ है। मान लो उसने लीव ली थी, छुट्टी ली थी, उसका 2,000 रुपये कट गया, एब्सेंट था वो, फिर क्या हुआ, उसको घर प्रोवाइड कर रहा है ना, हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड हो रहा है, उसके 2,000 रुपीज कट गए। इनकम टैक्स का 1,000 रुपीज चला गया। एंड लेट्स अज्यूम कि एक और लोन लिया था उसने, तो लोन रिकवरी में 1,000 रुपीज अभी बोला गया है। तो ऐसे करते करते तो हो सकता है उसके पास वेजेस बिल्कुल ही कम आए, इसीलिए बोला है मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना कर सकते हो, यहाँ पर 50% ऑफ द वेजेस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 10,000 का मैक्सिमम कितना हो सकता है डिडक्शन, 5,000 रुपीज डिडक्शन हो सकता है। सो देखो यहाँ पर क्या ज्यादा हो रहा है, 2 to 4 5 6, ये 6,000 रुपीज हो रहा है, तो इतना डिडक्शन नहीं हो सकता। अब मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 रुपीज का कर सकते हो, दैट इज 50% ऑफ द वेजेस। अच्छा, इससे ज्यादा डिडक्ट कर दिया है तो वो रिकवर होगा इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, अभी आता है फाइन्स, अगेन इंपॉर्टेंट। अच्छा, फाइन हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं वेजेस में से, यस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बता देगी यहाँ पर एज इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड, उनके अप्रूवल से एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर ना फाइन्स इम्पोज कर सकता है कि कोई काम आपने नहीं किया, ऑमिट कर दिया, तो एम्प्लॉयर कैन इम्पोज फाइन ऑन द वर्कर्स। अच्छा, यहाँ पर नोटिस होना चाहिए कि कौन से एक्ट एंड ओमिशन पर आपको फाइन लगेगा। क्या फाइन लगाने से पहले सामने वाले को बोलने का मौका दिया जाएगा? यस, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन। बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के आप फाइन नहीं लगा सकते। तो टोटल फाइन कितना हो सकता है, इट कैन नॉट एक्सीड द 3% ऑफ वेजेस। तो आपका वेजेस कितना भी है उसमें से मैक्सिमम फाइन कितना लगा सकते हो, 3%। एग्जाम्पल समझो कि वेजेस आपका 1,000 रुपीज है, तो मैक्सिमम फाइन कितना लग सकता है, 3%, यानी कि आप 30 रुपीज का मैक्सिमम फाइन लगा सकते हो। ऑल्सो बोला गया जो छोटे बच्चे हैं उसको छोटा बच्चा समझ के हम माफ
माफ कर देंगे, एम्प्लॉयज जिसका एज अंडर 15 ईयर्स है उनके ऊपर फाइन इम्पोज नहीं करवाया जाएगा। फाइन कब रिकवर कराना है बोला है, देखो फाइन रिकवर होगा ना सिंगल डिडक्शन में। आप इंस्टॉलमेंट में फाइन रिकवर नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए का फाइन लगा तो आप हर महीने 5 रुपए डिडक्ट कर देना, ऐसे 6 महीने में रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते हो। फाइन एक साथ यानी कि सिंगल डिडक्ट हुआ जाएगा, इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगा। और कब रिकवर करना है, 90 डेज के अंदर करना है, जब से इम्पोज किया वहां से 90 डेज में करना है। ठीक है, किस दिन माना जाएगा कि इम्पोज कर दिया, जिस दिन आपने ओमिशन किया है उस दिन माना जाएगा कि फाइन इम्पोज हो गया है। अच्छा, रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं एंड दिखाना है कि कितना फाइन लगा है, कितना रिकवर हुआ है यहाँ पर, राइट ये हमारा फाइन वाले प्रोविजंस थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रूल्स फॉर डिडक्शन। एज वी हैव सीन कि एम्प्लॉयर हैज द पावर, एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है वेजेस में से, बट कुछ रूल्स है जो हम यहाँ पर देखेंगे। क्या क्या रूल्स है, डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। एक एम्प्लॉय आया नहीं, अभी एम्प्लॉय काम पर नहीं आया तो उसकी वेजेस में से हम डिडक्शन कर देंगे। उसके लिए रूल्स क्या है, ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब एम्प्लॉय काम पर नहीं आया। ओके, डिडक्शन लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। फिर बोला गया प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, किसी भी तरह से मिसयूज नहीं करना। एक होता है जो अलग चीज हम पढ़ रहे कलेक्टिव एब्सटेनिज्म, यहाँ पर 10 और मोर एम्प्लॉयज ना साथ में एब्सेंट हो गए, साथ में छुट्टी मार ली उन्होंने बिना किसी रीजन के, तो बोला गया ये गलत है। तुमने कभी किया होगा मास बंक, है ना, वैसे ही 10 और मोर एम्प्लॉयज ने छुट्टी ले ली साथ में विदाउट रीजनेबल कॉज, तो अभी उनकी वेजेस में से डिडक्शन होगा। लेकिन कितने दिन का डिडक्शन कर सकते हो, मैक्सिमम 8 डेज का हो सकते हैं। लास्टली स्टे इन स्ट्राइक, अभी क्या बोलता है, स्टे इन सिट डाउन पेन डाउन, पर ये लोग काम नहीं करते, मतलब ये लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बैठते हैं अपनी जगह पे, पर दे रिफ्यूज टू डू वर्क विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। तो ये भी किस में आएगा, आप क्योंकि आपने काम नहीं किया, इट विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी एंड आपकी वेजेस में से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। ये हमारे 4 पॉइंट थे। अभी है डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। ये क्या बोलता है कि किसी एम्प्लॉय ने नेग्लिजेंटली क्या आपकी एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, उसके गुड्स को नुकसान पहुंचाए, तो अभी डिडक्शन तो होगा। डिडक्शन कब होगा, जब नुकसान पहुंचाए, एंड डिडक्शन शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट इज एक्चुअली डैमेज। मान लो एक टीवी है वो टूट गई है, एक्चुअल में डैमेज कितने का हुआ, 5000 रुपीज़ का हुआ, तो क्या मैं 7000 रुपीज़ डिडक्ट कर सकती हूँ, नहीं, जितना डैमेज हुआ उतना ही अमाउंट आप रिकवर कर सकते हो, तो इट विल नॉट एक्सीड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस दैट इज कॉज्ड। अच्छा, उससे पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी डिडक्शन करने से पहले, एंड साथ ही साथ एक रजिस्टर मेंटेन होगा जिसमें सारे डिडक्शंस लिखे हुए होंगे। थर्ड, डिडक्शन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। एज वी हैव सीन कि हमारा एम्प्लॉयर ने क्या किया है, हमारे एम्प्लॉयर ने हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉय को रहने की जगह प्रोवाइड करी है, साथ ही साथ और एम्यूनिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी है। तो जितने की वैल्यू है उस हाउस अकोमोडेशन के, जितने की वैल्यू है उन एम्यूनिटीज की, वो आपको डिडक्ट करना है, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। जो वैल्यू है उससे ज़्यादा पैसा एक्सीड नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता। सिंपल है। आई होप इन सारे हैंड रटेड नोट्स से आपको हेल्प मिल रही होगी। अभी हम देखेंगे डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस। कुछ पैसा है जो एडवांस में किसने दिया है, हमारे एम्प्लॉयर ने दिया। अभी क्योंकि उसने पहले ही पैसा एडवांस में दे दिया, क्या वो रिकवर कर सकता है? यस, कर सकता है। अच्छा समझो, एम्प्लॉयमेंट से पहले एडवांस कब दिया था, बिफोर द एम्प्लॉयमेंट दिया था, तो उसका जो फर्स्ट फुल वेज पीरियड है ना उसमें से रिकवर कर दो। आपने पहले एक्स्ट्रा पैसा दिया था, अब उसका जो पहला वेज पीरियड है, मान लो मंथ का वेज पीरियड है, उसमें से माइनस कर दोगे। दूसरा बोला गया है एडवांस दिया एम्प्लॉयमेंट के बाद, तो रिकवरी कैसे होगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अनअर्न्ड वेजेस है, वो वेजेस उसने अर्न ही नहीं किए, उनकी रिकवरी कैसे होगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कुछ नहीं समझ आए तो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स।
आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है, अभी लोन दिया है तो आपकी वेजेस में से डिडक्शन होगा, तो यहाँ पर जितने अमाउंट का लोन दिया है वो क्या होगा, आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट कर सकते हो। ये लोन हाउस बिल्डिंग के लिए दिया या किसी भी पर्पस के लिए दिया है, आप डिडक्ट कर सकते हो। साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट भी आप डिडक्ट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। एंड दीज आर द डिडक्शंस जो कि हो सकते हैं। एंड दिस वाज अबाउट आवर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। बिलीव मी, अगर मैं बात करूँ ना चैप्टर नंबर 18 की, इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, मतलब हद से ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। इवन पहले आपको हो सकता है ओल्ड लेबर लॉ में टेक्निकल लगता होगा, लेकिन देखो ना, पता ही नहीं चला कब हमारा वेजेस खत्म हो गया, ठीक है। एंड येस आई नो इन हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। अगर आप यही डायरेक्टली मॉड्यूल खोल के देखते हैं तो आपको डिफिकल्ट लगेगा प्रोविजन। ओके, नेक्स्ट पे आए हम बोनस पे। बोनस क्या बोलता है, बोनस हमेशा बोलता है ओवर एंड अबव। अच्छा, बोनस वेजेस के ऊपर मिलता है ना, यस। क्या आपके घर पे अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प करता है, आप उनको बोल सकते हो क्या हम आपको दिवाली का बोनस देंगे लेकिन अब इस महीने की तनख्वाह नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे? यू कैन नॉट से दैट, क्योंकि बोनस जब भी मिलेगा ओवर एंड अबव मिलता है। अभी बोनस ना बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि बोल सकते हो पूजा हुई तो पूजा का बोनस दे दिया, दिवाली हुई तो दिवाली का बोनस, क्रिसमस का बोनस, होली का बोनस, ऐसे बहुत सारे बोनस मिलते रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि बोनस कब मिलेगा, ठीक है, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी बोनस मिलता है क्या? ये सारी चीजें अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। बोनस के लिए एक पर्सन कब एलिजिबल है, अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन में 30 डेज काम किया है। सो एवरी एम्प्लॉइज जिसने 30 डेज काम किया अकाउंटिंग ईयर में तो ही एलिजिबल है। एक पर्सन है जिसने 10 दिन काम किया, चला गया, बोलता है बोनस दो, नहीं मिलेगा। 30 डेज काम किया है तो बोनस मिलेगा। मिनिमम कितना बोनस मिलता है, 8.33% ऑफ द वेजेस या फिर 100 रुपीज विच एवर इज हायर। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 20% ऑफ द टोटल वेजेस और सैलरी। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर वी आर गोइंग टू सी कि अगर जो हायर वेज वाले एम्प्लॉय है उनको कैसे बोनस मिलेगा। तो अभी समझना, यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट ने जितना वेज डिटरमाइन किया उस पर, या मिनिमम वेज जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उनमें से विच एवर इज हायर, जो भी हायर अमाउंट है उस पर हम बोनस देंगे। क्या, मिनिमम वेज विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो आपका एक्चुअल में वेज गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया ना। हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है। आपने सुना होगा कि प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर हम पैसा देंगे। फिक्स्ड इतना तो है लेकिन इतना वेरिएबल है कि कैसे आप काम कर रहे हो। वैसे ही प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस क्या बोलता है हमारा यहाँ पे, ये होगा एज पर द प्रोडक्शन अग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। मान लो मैं ना प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दे रही हूँ 2%, क्या वो मिनिमम बोनस के अंदर इंक्लूड होता है क्या? यस। अच्छा, मिनिमम इतना देना ही है, मैक्सिमम कितना दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20%। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ 20% तो दे रही हूँ लेकिन ये 3% एक्स्ट्रा है, 20% के ऊपर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है? नहीं दे सकते, बिकॉज दिस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस विल बी इंक्लूडेड इन द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट ऑफ बोनस, वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट्स आर डीम्ड टू बी डिराइव्ड व्हेन, कब माना जाएगा प्रॉफिट आ गया है, जब आपके प्रॉफिट में से डिडक्शन होगा। इनकम टैक्स का डिडक्शन भी होता है हमारे, आप आगे देखोगे, डेप्रिसिएशन का डिडक्शन भी होता है, एंड उसके बाद जो अमाउंट आता है ना उसको हम बोलते हैं अब इसमें से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे। हालांकि यहाँ पर बोला गया प्रॉफिट को हम डीम्ड मान लेंगे कि डिराइव हो गया है अगर आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है, अगर आपने यहाँ पर पुराना डेप्रिसिएशन और लॉस सेट ऑफ कर दिया है तो हम क्या मान लेंगे, ओके अब हम प्रॉफिट पर आ गए। ऑब्वियस सी बात है, पुराना कोई लॉस है पहले उससे माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन है उससे माइनस करेंगे, एंड उसके बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। प्रपोर्शनेट रिडक्शन बोला गया है, अगर किसी एम्प्लॉय ने सारे वर्किंग डेज काम नहीं किया एक अकाउंटिंग ईयर में तो जितने दिन काम किया है उसके अकॉर्डिंग उसे बोनस मिलेगा, तो प्रपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर आपका मिनिमम बोनस प्रपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। और ये कब रिड्यूस होगा, अगर आपका बोनस इज मोर देन 8.33% आ रहा है तभी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। हमने देखा एक एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर बोनस अगर उसने 30 वर्किंग डेज काम किया।
30 दिन काम किया, अभी 30 में से एक दिन ना वो छुट्टी पर था, कौन सी छुट्टी, लीव विथ सैलरी वाली, तो 29 डेज ही हुए, क्या वो बोनस के लिए एलिजिबल है? यस। वर्किंग डेज में हम किनको इंक्लूड करेंगे? अगर लीव विथ सैलरी है तो वर्किंग डेज में इंक्लूड होगा। दूसरा, वो एब्सेंट था, क्यों? क्योंकि टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो काम कर रहा था, काम करते दौरान एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया इसलिए वो नहीं आ पाया, पैर फ्रैक्चर हो गया इसलिए नहीं आ पाया, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड इन द वर्किंग डेज। लास्टली, अगर कोई वुमेन मैटरनिटी लीव पर है विथ सैलरी और वेजेस वाली, तो इसे भी हम किस में मानेंगे? वर्किंग डेज में माना जाएगा। इट विल बी डीम्ड कि वो लोग आए हैं। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस, कभी बोनस नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय था हमारे यहाँ पर, एम्प्लॉय का नाम क्या था? लेट्स अज्यूम कालिया। कालिया को जॉब से निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने ना कुछ फ्रॉड किया, हेरा फेरी करी, तो अब क्या उसको बोनस मिलेगा? ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बोनस। अच्छा, कोई पर्सन था जिसने राइटस या वायलेंट बिहेवियर के ऑर्गेनाइजेशन में तोड़ फोड़ करी, मार धाड़ करी, दंगे करवा दिए, क्या उसे बोनस मिलेगा? नहीं, उसे सर्विस से निकाल दिया हमने, बोनस नहीं मिलेगा। लास्ट, अगर किसी पर्सन ने ना चोरी करी, थेफ्ट किया प्रॉपर्टी का, मिस अप्रोप्रिएशन किया, मिस अप्रोप्रिएशन मतलब ऑफिस की प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल यूज के लिए यूज किया, दैट इज मिस अप्रोप्रिएशन। सैबोटेज किया यानी कि डैमेज पहुंचाया प्रॉपर्टी को, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए ही वॉज फाउंडेड गिल्टी। ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, पहले नहीं था पुराने लेबर लॉज में, ध्यान रखना है ना। सो मतलब किसी पर्सन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया एंड ऑल्सो वो गिल्टी भी पाया गया, तो फिर उसको हमने सर्विस से निकाल दिया। क्योंकि सर्विस से हमने उसको निकाल दिया बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन दैट केस क्या उसे बोनस मिलेगा? ही विल नॉट गेट बोनस, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर गेटिंग बोनस। ये सारे के सारे केसेस क्या है? हमारे ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है कि कभी बोनस नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी वी आर गोइंग टू सी कि अलोकेबल सरप्लस क्या होता है, अवेलेबल सरप्लस क्या होता है, कब पैसा मिलेगा कब नहीं मिलेगा। सी, अलोकेबल सरप्लस क्या होता है बैंकिंग कंपनी के केस में और अदर केसेस में हम देखेंगे। आपके अवेलेबल सरप्लस का 60% जो है वो आपका अलोकेबल सरप्लस है बैंकिंग कंपनी के केस में, अवेलेबल का 67% क्या है? वो आपका अलोकेबल सरप्लस है। ये डिपेंड करेगा हमारे अकाउंट्स पे। अगर आपके अकाउंट्स ऑडिटेड है तो हम उसे रिलायबल मानेंगे कि हम उस पर रिलाई कर सकते हैं और उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? एज पर द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी कैसे हम लोग ना हमारे अवेलेबल सरप्लस तक आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, इनकम टैक्स माइनस होगा, और भी कोई सम प्रिस्क्राइब है वो माइनस होगा, एंड फाइनल हमारा अमाउंट आएगा दैट विल बी अवेलेबल सरप्लस। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन माइनस करो, इनकम टैक्स माइनस करो, अदर सम माइनस करो, अवेलेबल सरप्लस आ गया। अब अवेलेबल सरप्लस का हमने देख लिया, यहाँ पर अलोकेबल सरप्लस देखो, अवेलेबल सरप्लस का 60% है, अलोकेबल सरप्लस 67% है, अलोकेबल सरप्लस 60% बैंकिंग कंपनी के केस में एंड बाकी हमारा किसके केस में हो गया? अदर केसेस में। अब तो हमें ये समझ आ गया कि अलोकेबल सरप्लस से हम लोग बोनस देंगे। सो अलोकेबल सरप्लस देखो यहाँ पर आपने सबको मैक्सिमम बोनस दे दिया, जितने भी वर्कर्स है सबको पैसा दे दिया, सबको मैक्सिमम बोनस दे दिया, लेकिन फिर भी अलोकेबल सरप्लस बचा है। अच्छा, कहाँ से देते हैं हम लोग? बोनस इज पेड आउट ऑफ अलोकेबल सरप्लस। बोनस पे किया जाता है अलोकेबल सरप्लस से, राइट? मैक्सिमम बोनस दे दिया, मैक्सिमम बोनस देने के बाद भी आपके पास अलोकेबल सरप्लस बचा है, तो अब क्या बोलोगे? अब क्या करोगे? अलोकेबल सरप्लस इज मोर। ये जो सरप्लस है वो नेक्स्ट ईयर्स, आने वाले 4 साल तक आप क्या कर सकते हो? सेट ऑन कर सकते हो। सो जब भी अलोकेबल सरप्लस ज़्यादा होगा उस केस में उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे सक्सीडिंग अकाउंटिंग ईयर, आने वाले 4 साल तक आप क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फिर उन सालों में बोनस पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज सेट ऑन। अभी आते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ जस्ट इसका अपोजिट है,
है, ये बोलता है हम मिनिमम बोनस भी नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमारे पास अलोकेबल सरप्लस ही नहीं है। उस केस में क्या होता है, देखो बोनस देना इज तो मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, रिजर्व्स में से हम लोग बोनस देने वाले हैं। तो जो आपको बोनस का अमाउंट देना था इस साल आपने नहीं दिया, वो अगले साल आप दोगे। जैसे समझो वो सेट ऑफ कैसे होगा, मिनिमम लेट्स अज्यूम आपको बोनस देना था, बोनस दैट शुड बी गिवन इज लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपीज का टोटल बोनस देना था। हमारे पास अलोकेबल सरप्लस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब क्या होगा, रिजर्व्स में से पैसा दे देंगे हम लोग अभी। तो लेट्स अज्यूम इट 2020 की बात है। अब ये जो 1 लाख रुपीज है उसको हम 2021 में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो मान लो 2021 में आपके पास पैसा आ जाता है, आपके पास अलोकेबल सरप्लस आ जाता है 5 लाख। तो पहले इस 5 लाख में से हम क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे इस 1 लाख को, इसको सेट ऑफ करना कहते हैं। आई होप वी आर वेरी क्लियर। तो क्या होगा, अगर कोई अलोकेबल सरप्लस नहीं है मिनिमम बोनस देने के लिए, डेफिशिएंसी कैरीड फॉरवर्ड होगी और डिडक्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के सरप्लस में से। हालांकि जो भी सरप्लस है या डेफिशिएंसी है कब तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, नेक्स्ट 4 अकाउंटिंग ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी बोनस, इंटरिम बोनस, ये सभी क्या बोला, एम्प्लॉयर ना बोनस दिया, एम्प्लॉयर ने पूजा बोनस दिया 2%, फिर एम्प्लॉयर ने दिवाली बोनस दिया 3%। तो बोला गया है क्या मेरे टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेबल में इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? यस। लेट्स अज्यूम कि बोनस देना था उसको 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ में से 200 रुपीज़ उसने पूजा वाला बोनस दे दिया, 300 रुपीज़ उसने दिवाली का बोनस दे दिया। अभी एम्प्लॉय की लाइबिलिटी कितनी है, अभी वो लाइबल है फॉर 500 रुपीज़ ओनली। सो कहने से अगर आपने ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर बीच में कोई भी पूजा बोनस पे किया है, कस्टमरी बोनस पे किया है, तो एम्प्लॉय को बस अब बैलेंस अमाउंट ही मिलेगा। सो 1000 में से 500 उसे मिल गए। What is balance amount? 500 rupees. So employer is entitled to give only 500 rupees. ठीक है। अभी आता है हमारा डिडक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट। अगर एम्प्लॉय गिल्टी पाया गया, उसने कुछ मिसकंडक्ट किया है एंड उसकी वजह से एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो जितना भी लॉस हुआ क्या वो लॉस का अमाउंट माइनस हो सकता है? यस, आप डिडक्शन कर सकते हो। सिंपल सी बात है, बोनस देना था, वेजेस दे दिया, बोनस देना था 500 रुपीज़, लॉस करा उसने 100 रुपीज़ का। सो दिस लॉस कैन बी डिडक्टेड, इसको आप डिडक्ट करके दे सकते हो, ठीक है, और बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस कभी देने का है, तो बोला गया है बोनस देना है 8 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, वहां से 8 मंथ्स के अंदर अंदर बोनस देना है। बोनस नहीं दिया है तो क्या ये टाइम लिमिट इंक्रीज हो सकती है? यस, फॉर सफिशिएंट रीजन हम इंक्रीज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम एक्सटेंशन हो सकता है 2 ईयर्स का। कितना एक्सटेंशन हो सकता है? 2 ईयर्स का एक्सटेंशन हो सकता है। तो 8 मंथ्स के अंदर देना है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड एक्सटेंशन हो सकता है हमारा 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स कहाँ से? इसके 2 ईयर्स में 8 मंथ्स इंक्लूडेड है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, अगर आपका ना डिस्प्यूट है बोनस से रिलेटेड, एम्प्लॉयर बोल रहा है 1000 रुपये ही मिलेंगे, एम्प्लॉय बोल रहा है नहीं 2000 रुपीज़ मिलेंगे। सो इफ देर इज एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द बोनस, वो अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, ठीक है। बोनस कब पे करना है? जब से अवार्ड आया, अवार्ड मतलब जो भी फाइनल डिसीजन आया वहां से 1 मंथ के अंदर अंदर बोनस देना है, ठीक है। अगर डिस्प्यूट बोला गया है कि पेमेंट ना हायर रेट पे करना है, तो भी एम्प्लॉयर को कम से कम मिनिमम बोनस तो देना ही है। कितने दिनों के अंदर अंदर? 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ईयर, उसे पैसा देना ही पड़ेगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, कौन सा चैप्टर? ये जो बोनस वाले प्रोविजंस है ना, इन लोगों पे, इन एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इट इज सेम लाइक आर ओल्ड लेबर लॉ। किनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे? जो आपके LIC के एम्प्लॉयज हैं, सीमेंस हैं, डॉक वर्कर्स हैं,
देन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ के एम्प्लॉयज़ है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के एम्प्लॉयज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एंड यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हो गए, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज़, जो वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट है उसके एम्प्लॉयज़, या कोई और एस्टैब्लिशमेंट जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके रिस्पेक्टिव एक्ट के अंदर हमने ऑलरेडी बोनस के प्रोविजंस लगा रखे हैं एंड दैट इज वाई बोनस के प्रोविजन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। हालांकि बोला है वो कुछ भी हो, लेकिन कोई भी एस्टैब्लिशमेंट इन एग्जाम्पशंस के अलावा भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 और मोर पर्सन्स काम कर रहे हैं पिछले अकाउंटिंग ईयर में किसी भी दिन ऑन एनी डे, ठीक है, ऑन एनी डे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया हमारा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च में किसी एक भी दिन ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग ईयर किसी एक भी दिन 20 और मोर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो ये बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। नाउ वी विल गो टू एडवाइजरी बोर्ड। अभी एडवाइजरी बोर्ड दो तरह की होती है, एक है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, एक है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। अच्छी बात यह है कि दोनों का कंपोजिशन सेम है, एक पढ़ लो दूसरा अपने आप हो जाएगा। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड किसको एडवाइस देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट को देगा। एडवाइस किससे रिलेटेड देगा कि मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, कब रिवाइज करना चाहिए, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएगा, वुमेन को कहाँ कहाँ एम्प्लॉय कर सकते हो सो दैट वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े। कौन होंगे इसके अंदर? एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव। टोटल में से 1/3 शैल बी इंडिपेंडेंट पर्सन, एक चेयरमैन होगा। स्टेट गवर्नमेंट के 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बोला है 1/3 शैल बी द वुमेन्स। सेम कहाँ पर है हमारा? यही सेम एज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, यही सेम है एज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, किधर? हमारा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में भी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसा देने की? एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा देने की। मान लो एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक मनी, तो फिर कंपनी या फिर फर्म या जो एसोसिएशन है, अगर एस्टैब्लिशमेंट का कोई प्रोपराइटर है, फिर वो रिस्पॉन्सिबल होगा। सो जनरली एम्प्लॉयर विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर उसने पैसा नहीं दिया है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कंपनी, फर्म, एसोसिएशन या फिर प्रोपराइटर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। जब पेमेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय का डेथ हो गया है तो किसको पैसा देंगे? नॉमिनी को पैसा देंगे। अगर नॉमिनी का नाम नोटिफाइड है, एम्प्लॉय ने नॉमिनेट किया था कोर्ट के अंदर, तो उससे पैसा मिलेगा। कोई नॉमिनी है ही नहीं, यानी कि नॉमिनी का नाम नॉमिनेट नहीं किया, उस केस में अब पैसा कहाँ जाने वाला है? पैसा डिपॉजिट होगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास, मतलब कोई लीगल हायर वगैरह को नहीं देंगे। पॉइंट समझा? नॉमिनी का नाम है तो उसे मिलेगा, अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो पैसा जाएगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास, जो उसे यूज करेगी इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा लॉ बताएगा। अच्छा, और कौन कौन सी अथॉरिटीज है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? यहाँ पर नोटिफिकेशन से अथॉरिटीज को अपॉइंट कर सकता है, जनरली नॉट बिलो द रैंक ऑफ गजेटेड ऑफिसर। वो अथॉरिटी डिसाइड करेगी, डिस्प्यूट्स को देखेगी, बोनस का डिस्प्यूट हो गया, पेमेंट से रिलेटेड हो गया, टाइमलाइन से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर अथॉरिटी ना कॉम्पनसेशन देने के लिए भी ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। मान लो एम्प्लॉय को 2 साल हो गए, उसको बोनस नहीं दिया, सो अभी अथॉरिटी कैन ऑर्डर फॉर कॉम्पनसेशन कि उसे कॉम्पनसेशन दो। कॉम्पनसेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10 टाइम्स हो सकता है उसके क्लेम का। मान लो क्लेम था 10,000, जस्ट अज्यूम 1,000 रुपीज़ का, तो अभी कॉम्पनसेशन मैक्सिमम इसका 10 टाइम्स हो सकता है, दैट इज 10,000 हो सकता है। अथॉरिटी को ये सारे मैटर को रिजॉल्व कितने टाइम के अंदर करना है? 3 मंथ्स के अंदर अंदर सारे डिस्प्यूट्स को, सारे मैटर को रिजॉल्व करना रहेगा। मान लो एम्प्लॉयर ने क्लेम का पैसा नहीं दिया, कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया, तो अब अथॉरिटी इससे पैसा रिकवर करेगी। रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जहां पर एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड है। अब ये कलेक्टर
कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमाउंट को रिकवर करेंगे जस्ट लाइक जैसे हमारे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर होते हैं ना, वैसे रिकवरी करी जाएगी। कौन क्लेम फाइल कर सकता है? देखो, जो एम्प्लॉय है जिसको पैसा नहीं दिया, ट्रेड यूनियन है तो वो भी फाइल कर सकती है, इन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इनमें से कोई भी क्लेम के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा अथॉरिटी के पास। अच्छा, बहुत सारे क्लेम्स है बट सब सिमिलर से क्लेम्स हैं, तो क्या हम सिंगल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? यस, इफ देयर आर कलेक्टिव क्लेम्स, उसके लिए एक सिंगल एप्लीकेशन हम लोग फाइल कर सकते हैं। जब से हमारा क्लेम अराइज हुआ है वहाँ से 3 इयर्स के अंदर अंदर क्या करना है? एप्लीकेशन फाइल करना है। यहाँ पर सिविल कोर्ट वाली पावर होगी, जो हमने देखा, एविडेंस लेना, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, आप अग्रीव्ड हो, ऑर्डर आ गया बट यू आर अग्रीव्ड, तो अग्रीव्ड पर्सन अपील कर सकता है। यहाँ पर 90 डेज के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील हो सकती है। अभी वी हैव सीन के ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैसे आएगा, अवेलेबल सरप्लस, अलोकेबल सरप्लस, ये सब डिपेंड करता है कि उस एस्टेब्लिशमेंट में बैलेंस शीट में क्या अमाउंट है। ठीक है, तो क्या माना जाएगा कि बैलेंस शीट एक्यूरेट है? बैलेंस शीट पे क्या हम रिलाई कर सकते हैं? तो बोला गया यस, इफ इट इज ऑडिटेड, अगर आपके एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट P&L अकाउंट अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट हुई है एंड वो ऑडिटेड है, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो एकदम सही है, वो ड्यूली ऑडिटेड है, चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर रहा है या क्वालिफाइड ऑडिटर कर रहे हैं, यानी कि CAs होंगे यहाँ पर बैलेंस शीट P&L अकाउंट को, तो हम रिलाई करेंगे, हम मान लेंगे, प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो एक्यूरेट है, बिकॉज इट इज ऑडिटेड, तो हम उसे एक्यूरेट मान लेंगे। मान लो कोई इनएक्यूरेसी है तो उसे वेरीफाई करके करेक्ट करा जाएगा। क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं क्या एम्प्लॉयर से? यस, एप्लीकेशन भेजोगे आप क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये अमाउंट कहाँ से आया, हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। कौन एप्लीकेशन भेज सकता है? ट्रेड यूनियन या फिर एम्प्लॉयज जिनका जो कि पार्टी है टू द डिस्प्यूट, ये एप्लीकेशन सबमिट होगी अथॉरिटी को, अपीलेट अथॉरिटी को या फिर ट्रिब्यूनल को या आर्बिट्रेटर को। ये अमाउंट कहाँ से आया, आप बेसिकली क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो। अच्छा, अकाउंट्स ऑडिट करे जाएंगे उन एम्प्लॉयर्स के जो कि कॉरपोरेशन नहीं है या फिर कंपनीज नहीं है। अगेन, अगर नॉन कॉरपोरेट एम्प्लॉयर है बट वो भी क्वालिफाई किया है किसने, यानी कि पूरा सब कुछ चेक किया है, वेरीफाई किया है क्वालिफाइड ऑडिटर ने, तो उस केस में इसे भी हम क्या मानेंगे? एक्यूरेट मानेंगे। मतलब तुम समझ रहे हो, ऑडिटेड अकाउंट्स को एक्यूरेट माना जाएगा। क्या एम्प्लॉयर को रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने रहेंगे? सेम प्रोविजन ना हर कोड के लास्ट में तुम देखोगे, यस, रजिस्टर्स मेंटेन करने जिसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए कोड के बारे में, कितना पैसा दे रहे हो, कब दे रहे हो, नाम और एड्रेस क्या है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का। और अभी ना कंपलसरी हो गया वेज स्लिप इशू करना, तो यहाँ पर उनको वेज स्लिप इशू भी करना रहेगा कि कितना पैसा मिल रहा है। हालांकि स्मॉल एम्प्लॉयर्स के लिए एग्जाम्पशन है। अभी हु आर द स्मॉल एम्प्लॉयर्स? ऐसे लोग जो मैक्सिमम 5% को अपॉइंट कर रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चरल या डोमेस्टिक पर्पस के लिए, 5 से ज्यादा नहीं है, तो उनको रजिस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वेज स्लिप इशू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर द स्मॉल एम्प्लॉयर्स। ठीक है, हावेवर वो एम्प्लॉयर्स को क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? आपका रीजनेबल प्रूफ ऑफ वेज पेमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आपने वेजेस तो दिया है ना, किसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा? टू द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक है, अभी आया है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का अपॉइंटमेंट। अगेन आपको ये सेम देखने को मिलेगा। कौन अपॉइंट करता है? अभी तक दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, फिर उसका जूरिस्डिक्शन और पावर बताएगा। वो इंस्पेक्शन कैसे करेगा? वेब बेस्ड इंस्पेक्शन करेगा यहाँ पर। ठीक है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को हम डीम्ड पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। यहाँ पर उसका रोल क्या होगा? एम्प्लॉयर को एडवाइस करेगा, वर्कर को एडवाइस करेगा कि कंप्लाई करो, इंस्पेक्शन करेगा। पावर सेम है, एग्जामिन, सर्च एंड सीजर, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराओ, किसी पर्सन को एग्जामिन करेगा, विटनेस करेगा ओथ पर। ठीक है, जनरल लाइबिलिटी इन केस ऑफ ऑफेंसेस बाय कंपनीज। कंपनी ने कोई ऑफेंस किया है तो क्या लाइबिलिटी होगी? सबसे पहला, कंपनी विल बी लाइबल, लेकिन साथ में जो पर्सन इन चार्ज है, जो कि रिस्पॉन्सिबल माना गया एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, उसे गिल्टी माना जाएगा एंड ही विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। अभी कंपनी को तो जेल में नहीं रख सकते, कंपनी विल बी लाइबल, लेकिन कंपनी के पीछे दिमाग तो किसी और पर्सन का होगा। दैट पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जो इंचार्ज है। ये पर्सन
पर्सन लाइबल नहीं होगा अगर वो प्रूव कर देता है कि जो भी कुछ हुआ वो मेरी बिना नॉलेज के हुआ और मैंने तो सारा ड्यू डिलीजेंस लिया था, मैंने सारी स्टेप्स ली थी कि ऐसा ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, लाइबिलिटी फॉर कनाइवेंस, कंसेंट और नेग्लिजेंस। अच्छा, मान लो ये जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है विद द कंसेंट, यानी कि हामी के साथ, है ना, मंजूरी थी उस पर्सन की, उसके साथ हुआ है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, तो उस केस में वो इंडिविजुअल भी डीम्ड गिल्टी माना जाएगा। तुमने सुना होगा ना कि जिसके साथ गलत हो रहा है वो सहन कर रहा है तो वो भी गलत है, जो गलत कर रहा है वो भी गलत है, इन थर्ड पर्सन जो ये सब गलत होते हुए देख रहा है वो भी गलत है। वैसे ही यहाँ पर बोला गया है अगर तुम्हें पता है तुम्हारी मौजूदगी में ये चीज़ हो रही है, तुम्हारी कंसेंट है वहाँ पे, तुम्हारी कन्वीनियंस है, तुम्हारी नेग्लिजेंस है, तो तुम भी डीम्ड लाइबल माने जाओगे। अभी है हमारा कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस। कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस इज बेसिकली कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। आपसे क्या हो गया, गलती हो गई है पर उस गलती की सजा ज़्यादा नहीं है, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जिसका पनिशमेंट फाइन है या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट है। व्हाट आई मीन टू से इज इम्प्रिजनमेंट ऑप्शनल है, तो उन ऑफेंसेस को आप कंपाउंड करवा सकते हो। कंपाउंड करवाने के लिए जिस अथॉरिटी के पास जाएंगे वो है हमारे गेजेटेड ऑफिसर। अच्छा, ऑफेंसेस जो कंपाउंड करेंगे, अभी सजा तो मिलेगी यानी कि फाइन तो लगेगा, पर मैक्सिमम कितना लग सकता है, जो मैक्सिमम फाइन है उसका 50% लग सकता है। और बोला गया आपने अभी ऑफेंस कंपाउंड किया, उसके 2 साल बाद फिर से आगे सेम ऑफेंस करके कि कंपाउंड कर दो, तो सिमिलर ऑफेंस कैन नॉट बी कंपाउंडेड विद इन 5 years। अच्छा, गजेटेड ऑफिसर के पास पावर है कंपाउंडिंग की। यहाँ पर क्या बोला गया है, आपने ऑफेंस कंपाउंड करा है बिफोर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन हो उससे पहले कंपाउंड हो गया तो अभी कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। अच्छा, कंपाउंड करवाया आफ्टर प्रोसिक्यूशन, तो ऑफिसर को कोर्ट को नोटिफाई करना है राइटिंग में, और जो अक्यूज्ड है उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे ना, कोर्ट का वक्त ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। अभी कंपाउंडिंग में बोला था कि आपको इतना फाइन जमा कराना है, आपने नहीं करवाया, वो फाइन का अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाया, नॉन कंप्लाइंस किया है, ऑफिसर के ऑर्डर को नॉन कंप्लाई किया है, तो एडिशनल पेनल्टी लगेगी 20% ऑफ मैक्सिमम फाइन। जो फाइन है वो तो देना ही है, उसके अलावा क्योंकि आपने टाइमली डिपॉजिट नहीं करा, एडिशनल पेनल्टी कितनी लगेगी, मैक्सिमम फाइन का 20% और लगाओ होशियारी, ठीक है। एंड यस, दैट इज इट अबाउट आवर chapter number 18. So I hope you all have enjoyed the lecture. मज़ा आ गया होगा आप सभी लोगों को यहाँ पर, क्योंकि यही है हमारा चैप्टर 18 एंड हो चुका है स्वाहा। राइट माय नादान परिंदो। ओके देन, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योरसेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड, एंड दिस इज CS मेहंदी तोशनी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।